नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं क्लास 6 से। तो पिछले 3 लेक्चर्स में हमने ज्योग्राफी की सीरीज को ख़त्म किया था, जो मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया था। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने हिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। और एनसीईआरटी की बुक्स एक फाउंडेशन बुक्स का काम करती हैं, और आपकी जो समझ होती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर वो डेवलप होना शुरू हो जाती है जैसे ही आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के एनसीईआरटी की सीरीज को चलाया जा रहा है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में से उठाया गया है। ओके, तो इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, अपना थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। माई सेल्फ नवीन तिवारी, एंड आई एम मास्टर्स इन द हिस्टोरिकल स्टडीज एंड क्वालिफाइड नेट ट्वाइस, and I have a 15-year teaching experience in the field of the civil service examination. And for some time, I have been a part of an academy also. ओके, तो ये जो भी मेरे को अनुभव हुए हैं पिछले कई सालों से, उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने जा रहा हूँ, और इसका लाभ हो सकता है आपको ज़रूर मिलेगा। देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या रखा आपके लिए। सोशल साइंस की बुक है और पास्ट, और ये इसका वॉल्यूम 1 है, और ये क्लास 6 की बुक है। ठीक है, तो इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। थोड़ा सा हमने डिस्कशन पिछले लेक्चर में भी किया था, तो उसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाकर अब बताने की कोशिश करता हूँ और कंपेयर करता हूँ कि वो जो भी 11 टॉपिक्स हैं वो हिस्ट्री के किस पार्ट से हैं। ओके, तो पहले तो ये जान लीजिए कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो ये जो पास आर पास्ट का जो वॉल्यूम 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है एंशिएंट इंडिया वाले पार्ट से। ठीक है, एंशिएंट इंडिया। ओके, ये देखिए, तो जो टाइमलाइन है हमने जो हिस्ट्री की है वो कुछ इस प्रकार से ही है, जो मैंने आपके लिए अलग से लिखी है यहाँ पर। ये देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में। और सोर्स को जाने के बगैर हम पता नहीं लगा सकते कि हिस्ट्री को किस सोर्स के आधार पर लिखा गया होगा। ये सारा काम किसने किया होगा? दुनिया भर के इतिहासकारों ने, यानी कि हिस्टोरियंस ने, और उनकी मदद करी होगी आर्कियोलॉजिस्ट ने भी। ओके, दूसरा चैप्टर जो है हमारे सीक्वेंस में हिस्ट्री की, वो है प्री हिस्टोरिक कल्चर। ओके, तो अगर हम तुलना करें इसकी क्लास 6 की बुक से, तो इसमें देखिए व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और दूसरा चैप्टर जो है फ्रॉम गैदरिंग टू द ग्रोइंग फूड, ये किसके बारे में बता रहा है? एक तरह से देखा जाए तो स्टोन एज की बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये जो 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के 6 क्लास के, ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? स्टोन एज के बारे में। अभी डिटेल में हम देखते हैं कि स्टोन एज क्या चीज़ होती है। थर्ड चैप्टर लिखा हुआ है इसमें आपका द इन द अर्लियर सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर सिटीज जो डेवलप हुई थी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, दैट इज नन अदर देन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में माना जाता है, और ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ओके, थर्ड इसमें चौथा इसमें दिया है व्हाट बुक्स एंड बरियल साइट टेल्स अस। ओके, चौथा जो है व्हाट बुक्स एंड बरियल साइट्स टेल्स अस। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे हमने रखा है किसको? वैदिक सिविलाइजेशन को। तो ये चौथा चैप्टर है इस एनसीईआरटी बुक का, ये बात कर रहा है किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कब से कब तक स्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, 1500 से लेकर 600 बीसी के बीच में, जिसके 2 पार्ट है। वैदिक पीरियड दैट इज फ्रॉम 1500 टू 1000, और इसके जो बाद का फेज है 1000 टू 600 बीसी, उसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें दिया है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो 6 सेंचुरी बीसी में महाजनपद एरा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। और ऐसे कितने महाजनपद थे? 16। और इन्हीं 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मगध। और जब मगध अंपायर खत्म होता है लगभग 326 या 25 ईसा पूर्व के आसपास, तो उसी में देखते हैं कि अलेक्जेंडर का भी भारत में आक्रमण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन द एंशिएंट इंडिया। ओके, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ये नए आइडियाज जो दिए थे वो कोई और नहीं, एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था गौतम बुद्ध। और साथ ही में एक और धर्म चल रहा था साथ साथ, जिसका नाम था जैनिज्म। तो वी शैल डील विथ इन द 6th चैप्टर अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और हर साल यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं यूपीएससी के प्री एग्जाम में। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें लिखा हुआ है अशोक और एम्परर हु गेव अप वॉर। ये किस वॉर की बात हो रही है? ये बात हो रही है कलिंग वॉर की।
तो जिस युद्ध को अशोक ने जीता था और उसके बाद इसका हृदय द्रवित हो गया और उसने कभी भी युद्ध ना करने का फैसला किया, ये सारी कहानी उसी की है। एंड द चैप्टर इज नन अदर देन मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर में सिर्फ अशोक के बारे में ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, बिंदुसार भी हैं, अशोक भी हैं और अशोक के सक्सेसर्स भी हैं, कि कैसे अशोक की मृत्यु के बाद मात्र 50 साल में ही समूचा मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। एंड दिस हैपेंड इन 183 BC। ओके, सो 183 BC मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, उसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के साथ साथ हम देखते हैं कि आयरन टेक्नोलॉजी अपने चरम पे थी और कई सारे विलेजेस और टाउन्स की भी ग्रोथ होती है साथ साथ। इसको भी डिटेल में समझा जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो इसमें लिखा हुआ है वो है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स में। ठीक है ना, यहाँ हम देखते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड जाना जाता है दो एक्टिविटीज़ के लिए। और वो जो दो एक्टिविटीज़ हैं वो ये हैं कि इंडिजीनियस जो भारतीय राजवंश हैं उनकी स्थापना जो हुई थी इंडिया के ईस्टर्न वाले पार्ट में, जैसे कि सुंग, कण्व और साउथ इंडिया में सातवाहन। ठीक वेस्टर्न वाले पार्ट में हम देखते हैं कि कई सारे आक्रमण हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आक्रमण किया था इंडो ग्रीक्स ने, उसके बाद नंबर आया था शकों का, उसके बाद दैट वाज फॉलोड बाय पार्थियंस, दैट इज पहलव, और लास्ट में आक्रमण हुआ था किसका, कुषाणों का। तो इन सभी विदेशी शक्तियों ने इंडिया के बहुत लार्ज पोर्शन में अपना एम्पायर क्रिएट किया था और काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी डेवलप करने में काफ़ी मदद की थी। भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए थे और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया भी था। दे वर नन अदर देन कुषाण्स। ओके, तो कुषाणों के समय में एक नई प्रकार की कला का भी विकास हुआ था जिसको हम कहते हैं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ से भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। So post-modern period deals with what? Foreign invaders in the form of Indo-Greeks, Kushans and all, और साथ ही साथ इंडिजिनस डायनेस्टीज यानी कि सातवाहन रूलर्स इन द साउथ इंडिया, एंड इन द नॉर्थ वी हैव सुंग एंड कर्म डायनेस्टी। ओके, 10th चैप्टर तो बताता है इसमें जो मैंने लिखा आपके लिए वो है इंपीरियल गुप्ता यानी कि गुप्ता एम्पायर, जो 300 से लेकर शुरू होकर कब तक चलता है, लगभग 550 ईस्वी तक। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे अभी की जो पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, इसमें बीसी और एडी को भी समझाया गया है, उसको भी मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। चैप्टर नंबर 11 इसमें बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर जितने भी एंशिएंट इंडिया की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो स्तूपास हों, चाहे अशोक के एडिक्ट हों, चाहे रॉक कट टेम्पल्स हों, ठीक है ना, चाहे कई प्रकार के और अभिलेख हों, ये सब के सब इतने इंपॉर्टेंट थे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह काम करते हैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए। साथ ही साथ कई सारी बुक्स भी लिखी गई थी, जैसे कि ऋग्वेद है, सामवेद है, लिखी गई तो ये गुप्ता पीरियड में थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुप्ता पीरियड इसी वजह से क्या जाना जाता है, एक क्लासिकल पीरियड जाना जाता है एंशिएंट इंडिया के लिए। तो हमने इस बात को समझा कि ये जो क्लास 6 की बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की, ये सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट टेल्स ओनली अबाउट व्हाट, एंशिएंट हिस्ट्री, दैट इज प्राचीन भारत। ठीक है, द बुक इज ऑल अबाउट व्हाट, एंशिएंट इंडिया। फाइन, द बुक इज ऑल अबाउट एंशिएंट इंडिया, ओनली एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, खास तौर पे कहाँ से, अशोक के अभिलेख से, बुद्धिज्म और जैनिज्म से, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़ने के दौरान ही मिलेंगी कि यूपीएससी के लिहाज से इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो यूपीएससी के लिहाज से इसमें कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो यूपीएससी की डिमांड को पूरा करते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार रीडिंग इस बुक की पूरी जरूर मारिएगा, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया आ जाए। ठीक है, तो जिस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो तो है आपका चैप्टर नंबर 3, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चैप्टर नंबर 4 वैदिक सिविलाइजेशन, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बाकी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, स्किप करने लायक इसमें कुछ है नहीं वैसे, लेकिन थॉरोली पढ़ने लायक इसमें देखा जाए तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की हायर बुक्स में भी यानी कि 11th और 12th की जो एनसीईआरटी दी गई है उसमें इसको और भी डिटेल समझाया गया है। तो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, जो नई वाली है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है पुरानी वाली एनसीईआरटी जो आर एस शर्मा की है। एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आर एस शर्मा इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट नोन हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, और उन्हीं की टेक्स्ट बुक पहले चला करती थी, और यूपीएससी आज भी उसके उनके फैक्ट्स और वो भी जो भी प्रेजेंट उन्होंने किया था उन सबको मानता है। ओके, सो
Main focus of the present book is only over ancient part of history. Chapter 1 of NCERT book of class 6 deals with the sources to know the history of India and to some extent about the world. तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए लिखने का प्रयास किया है यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा इस बुक के बारे में जरा सी जानकारी मिल जाए कि ये बुक डील किस चीज़ में करती है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि सोर्स किस प्रकार के होते हैं और क्या सोर्स से हम क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, सोर्स इसमें लिखे हैं 4 टाइप के। एक तो होता है लिटरेचर, और लिटरेचर वाले सोर्स को हम क्या मानते हैं, प्राइमरी सोर्स मानते हैं। क्या मानते हैं, प्राइमरी सोर्स मानते हैं किसको, लिटरेचर को, क्योंकि सीधे पढ़ लीजिए और पता चल जाएगा। और प्राइम सोर्स से पढ़ के समझना काफ़ी आसान होता है। अगर बुक्स रखी हुई हैं आपके सामने, पन्ना पलटिए, पढ़ते रहिए और आपको पता चलता रहेगा कि उस समय क्या लिखा गया था। सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ये भी है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ये पता लगाना पड़ता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि आखिर ये चीज़ क्या है। जैसे कि जो अशोक के अभिलेख की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अशोक के बारे में जितनी लिखित रूप से किताबों में जानकारी नहीं मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा जानकारी उसके एडिक्ट देते हैं जो अशोक ने पूरे एम्पायर में स्टैब्लिश किए थे। एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3: रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट एंड cave inscription. So archaeological evidence are also very important source to construct the history of India or any part of the world. तो इसलिए आर्कियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है एंशिएंट इंडिया के कई सारे राज को जानने के लिए। और इसकी पहचान कौन करता है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविद। थर्ड सोर्स आता है आपका न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस, दैट इज कॉइन्स, ठीक है। जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने अपने नाम के सिक्के जरूर जारी किए। तो एंशिएंट इंडिया को जानने के लिए न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, कि किस समय की घटना है, राजा का नाम, एक तरफ तो कुछ और आकृति मिलती है और दूसरी तरफ राजा का नाम मिल जाता है। जैसे कि कुषाण के समय में अधिकतर राजाओं ने जो सिक्के जारी किए थे वो सोने के थे, यानी कि गोल्ड के थे, और उसमें शैविज्म वो फॉलो करते थे, इस बात की भी जानकारी मिलती है। ओके, सो कॉइन्स आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, ठीक है। फोर्थ इसमें लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स। देखिए, पिछले ज़माने में, यानी कि अगर हम उसकी बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो हमारे पास जो भवन निर्माण के जो जानकारी मिलती है वो उतनी अधिक नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर ऑफ रॉक कट, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आर ऑफ रॉक कट, यानी कि पत्थर को काट के ही क्या किया गया है, बिल्डिंग्स को बनाया गया है। और खुद अशोक के जो अभिलेख हैं वो भी आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स की तरह ही क्या करते हैं, सर्व करते हैं टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेस एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके, व्हाट इज हिस्ट्री, थोड़ा सा मैंने आपके लिए ऐड कर रखा है यहाँ पर कि हिस्ट्री चीज क्या है। हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट। जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री एक पूर्व में जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसी के अध्ययन को हम हिस्ट्री कहते हैं। द सीरीज ऑफ इवेंट्स और फैक्ट्स दैट इज कंसर्न्ड विद द समबडी, समथिंग, अंपायर बिल्डिंग एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज, वॉर्स, बैटल्स, द नेम ऑफ किंग्स एटसेट्रा, यही हिस्ट्री है। और हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल साइंस का। कहीं कहीं पे लिखा गया इट इज मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस। साथ ही साथ ज्योग्राफी को भी मदर ऑफ ऑल साइंसेस माना जाता है, लेकिन हिस्ट्री का एक अपना ही रोल है, ठीक है। और इस एग्जाम को पास करने के लिए हिस्ट्री को पढ़े बगैर आप ये एग्जाम पास करना भूल ही जाइए, ठीक है। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज। फाइन, देखिए, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, ठीक। हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। अभी चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बात बता देनी बड़ी जरूरी समझ रहा था मैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हिस्ट्री हैविंग 3 पार्ट्स, सॉरी 2 पार्ट्स एक्चुअली, दैट इज प्री हिस्टोरिकल पीरियड एंड वन इज हिस्टोरिकल पीरियड। तो अगर लेखन सामग्री की बात करी जाए तो भी हिस्ट्री को उस आधार पर हिस्ट्री को 2 पार्ट में रखा गया है। एक तो है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक क्या देखते हैं, those events which occurred before the invention of writing system are considered as the prehistoric period. और historical period क्या होता है, those events which occurred after the invention of writing system are put under the historical period, ठीक है। यानी कि जो प्री हिस्ट्री पीरियड है, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री शुरू होती है आपकी इंडस वैली से थोड़ा पहले, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में रख सकते हैं क्योंकि उसकी कोई लिखित जानकारी हमको मिलती नहीं है। ओके,
तो हमारे जानकारी के जो भी अवशेष हैं वो क्या हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें, अर्थात उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष, जो कि या तो पत्थरों के हैं या मेटल के हैं। अगर मेटल की हम बात करेंगे तो उसको रख लेंगे किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और उससे पहले का जो पीरियड है जिसको हम प्री हिस्टोरिक कल्चर्स कहते हैं, जिसके फिर से 3 पार्ट हैं, जैसे कि पैरोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, उसको भी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखेंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी रिटर्न रिकॉर्ड्स। और ऐसे इतिहास के को जानना थोड़ा सा टफ होता है और इतिहासकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि कैसे सीक्वेंस में उसको रखा जाए। ओके, लेकिन इतिहासकारों ने करके दिखा दिया। हिस्टोरिकल पीरियड उसके पीरियड कहते हैं जिसमें हमारे को रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वैदिक पीरियड हो गया, ठीक है। उसके बाद एपिक्स भी कई सारे मिल जाते हैं जिसमें पुराण भी हैं, ठीक है, उपनिषद भी हैं। फिर मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत तो है ही, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। उसके बाद हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स की कोई कमी नहीं रह जाती है, तो हमारे को इतिहास को कंसिडर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हिस्ट्री के जो जनक हैं उनका नाम है हेरोडोटस, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रीक्स हैं वही सबसे पहले क्या थे, इतिहासकार भी रहे हैं, और सबसे पहले वाले क्या रहे हैं, भूगोलविद यानी कि ज्योग्राफर भी सबसे पहले कौन रहे, ग्रीक। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसकी हेडिंग है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, सो व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने बीते हुए अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, हम ये भी जान सकते हैं कि वो लोग क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, ठीक है ना, किस प्रकार के घरों में रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है जब हम पास्ट की स्टडी करते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतिहास लिखा तो जाता है राजाओं का, राजा अपने तरीके से इतिहास लिखाते भी हैं। तो जो कॉमन पीपल हैं उनका कोई इतिहास का लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, बट इट डज नॉट मीन कि उनका कोई पास्ट नहीं है। यस, दे डू हैव अ पास्ट। हमारा भी इतिहास है, हमारा भी बीता हुआ कल है, लेकिन उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इतिहास तो सिर्फ राजाओं के लिखे जाते हैं, और राजा ही क्या रहे हैं, इतिहास रचते हैं। सो दिस पैराग्राफ इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। वो लगभग सभी कुछ चीज़ें जो पिछले समय में घटित हो चुकी हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, उस समय के जो बच्चे हैं वो कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से गाने गाते थे। इन सभी को क्या किस में रखा गया है, पास्ट। तो ये जो बुक है ना, इस बुक का नाम है आवर पास्ट। बुक का शीर्षक क्या है, आवर पास्ट, नॉट आवर पास्ट। तो जब हम सिर्फ पास्ट की उसकी बात करते हैं तो हम सिर्फ राजाओं के पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर कंसर्न, वेरी मच कंसर्न अबाउट द सोशल लाइफ ऑल्सो। सोशल लाइफ, कल्चरल एक्टिविटीज उस समय की बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी राजाओं के बारे में इतिहास बहुत कम पूछता है, कल्चरल वैल्यूज से ज़्यादा इतिहास पूछता है, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में ज़्यादा इतिहास पूछता है, टेक्स्ट के बारे में ज़्यादा पूछता है, ठीक है ना, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा पूछता है। राजाओं के बारे में उसका ध्यान थोड़ा कम रहता है, क्योंकि राजा तो सबकी नज़र में रहते ही हैं। बट स्टिल इट डज नॉट मीन कि किंग के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, उनको सीक्वेंस में लगाना भी है। ओके, सो दिस बुक इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो ध्यान है वो इस प्रकार आकर्षित करती है कि हमें सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें उन सभी कॉमन चीज़ों का भी इतिहास पढ़ना है, जैसे कि यहाँ नाम लिखा है, जैसे कि हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी लोग हैं, उन सब के बारे में आपको जानने की जरूरत है, होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये किताब इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेयर डिड पीपल लिव, इस किताब में ये भी लिखा है चैप्टर नंबर 1 में, कि लोग रहते कहाँ थे। तो लोग रहते कहाँ थे, जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा भारत के नक्शे को। और हम जब एंशिएंट हिस्ट्री की जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसे कई सारे सेटलमेंट थे ऑल ओवर इंडिया, जिसको हम प्री हिस्टोरिक साइट में रख सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेटलमेंट, ठीक है। तो न्यूलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, पैरोलिथिक साइट, ये पूरे इंडिया में आपको नदी के किनारे देखने को मिलेगी, ठीक है। अगले स्लाइड में हम दिखाएंगे आपको भारत का मैप, उससे पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। वेयर डिड पीपल लिव, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर, ये इन्होंने नर्मदा नदी की बात करी है, फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स।
और इंडस रिवर की भी बात कर सकते हैं, गंगा नदी की भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई है इंडस और उसकी सहायक नदियों के आसपास। ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड आर कॉल्ड गैदरर्स, स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, स्किल यानी कि जिनको थोड़ी सी निपुणता हासिल हो गई थी और वो क्या थे, काम काज करना जानते थे। पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, वे लोग जो अपना खाद्य संग्रह कर सकते थे, उन लोगों की बात हो रही है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन द सराउंडिंग्स फॉरेस्ट, उनको ये भी जानकारी थी कि जो आसपास के जो वन हैं उनके पास वो संपदा के रूप में है, जिससे कि वो फल फूल इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी खाद्य सामग्री के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, वो जानवर का शिकार भी करते थे। ये सारी बातें भी हमको इस किताब में जानने के लिए मिलती है। ओके, किताब में लिखा है नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरताल हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे पहले हमको जानकारी मिलती है किस चीज़ की, क्रॉप के उगाने की। और ये रही आपकी सुलेमान रेंज और ये रही आपका किरथार हिल्स। ये वो इलाका है इंडिया का जिसको हम नॉर्थ वेस्ट पार्ट करते हैं। ये सबसे पहले विकसित या कह सकते हैं सभ्यता वाला हिस्सा बना, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सॉरी। तो पीपल अबाउट टू ग्रो क्रॉप सच एज वीट्स एंड बार्ले, और उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, उनको चराना भी शुरू कर दिया था, गांव में रहते थे। ठीक है ना। तो एक चीज़ और जानने के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ पर रहते कहाँ थे, और इस नक्शे को देख के हम समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, वहाँ पर कोई ना कोई सेटलमेंट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ अभी आपके सामने, देखिए। नंबर वन, अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका पैलियोलिथिक एज। पैलियो पैलियो सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही है, पैलियोलिथिक एज आता है। दूसरा आता है आपका मीजोलिथिक एज, और इसमें कई सारी साइट्स आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में। मीजोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण। और तीसरा आता है आपका नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज सॉरी। ठीक है ना। लगभग माना जाता है जो पैलियोलिथिक की एज है वो चलती है 25 लाख से लेकर अबाउट 10,000 ईयर अगो। मीजोलिथिक का पीरियड माना जाता है 8,000 से लेकर ऑलमोस्ट 4,000 बीसी तक का। इंडिया की बात हो रही है ये। और नियोलिथिक पेज एज माना जाता है, सॉरी, 4,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1,000 बीसी तक। कुछ सोर्स हमको 9,000 से भी बताते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए कि जो नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और पैलियोलिथिक एज का जो क्लासिफिकेशन इंडिया में हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड के हर हिस्से में बिल्कुल यही डेट चल रही हो। कहीं कहीं पर सभ्यताएं काफ़ी लेट डेवलप हुई थी, कहीं कहीं पर आयरन पहले खोजा जा चुका था। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आयरन थोड़ा लेट आया। और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आयरन की खोज और इसका प्रयोग 1400 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया में किया जा चुका था। यानी कि आयरन वॉज लेट डिस्कवर्ड इन इंडिया, दैट इज अबाउट 1000 बीसी। और भारत में आयरन एज की शुरुआत होती है 1000 बीसी के बाद से, और तब होती है क्या, आयरन एज कहना शुरू कर देते हैं। और एग्रीकल्चर के फील्ड में आयरन ने रिवॉल्यूशन ला के रख दिया था। ठीक है। और इस प्रकार से इंडिया में डेवलप हुआ था क्या, सेकेंड अर्बनाइजेशन। ओके, सेकेंड अर्बनाइजेशन सपोज टू बी after 1000 BC when the discovery of iron took place. Okay, it is very very important. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है आप लोगों के लिए। द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चावल जहां पर सबसे पहले उगाया गया था वो जगह विंध्या पर्वत के उत्तर में थी। अब जरा ढूंढिए विंध्या पर्वत है कहाँ पर। विंध्या माउंटेन्स देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये रहा विंध्या। और इस बुक के अनुसार सबसे पहले चावल की खेती इसके नॉर्थ यानी कि इस तरफ हुई थी, इनके अनुसार। जबकि कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द मेहरगढ़, एंड दैट मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन टुडेज पाकिस्तान। ओके, राइस के कल्टीवेशन की अगर बात करें तो बात आती है कोल्डी हवा की, एज फार एज द राइस इज अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस इज कंसर्न। और अगर एग्रीकल्चर की बात आती है, जो वीट और बार्ले की हम बात करेंगे, तब बात करेंगे किसकी, मेहरगढ़ की। ओके, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। चलिए देख लेते हैं कि इंडस रिवर कहाँ पर है।
अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ इंडस रिवर, वैसे पहले बनी हुई है। ये जो मेन स्ट्रीम आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड व्हाट, इंडस रिवर। और ये यहाँ से निकलती है, इस तरीके से बहती है, फिर ये साउथ की तरफ टर्न हो जाती है और डेल्टा बनाकर कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में। एंड दिस रिवर इज जॉइंड बाय वेरियस रिवर ऑल्सो। उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम, सतलज, रावी, चेनाब, सतलज, ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। एंड मेक दिस प्लेस अ वेरी फर्टाइल लैंड। और ये पांच जो भूमि है, पांच जो नदियां हैं, इसके बीच की भूमि को ही क्या कहा जाता है, पंजाब। सो पंजाब इज अ जोग्राफिकल नेम, धर्म या उसका नाम नहीं है ये, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो पंजाब है, ये कोई धार्मिक नाम नहीं है, ये क्या है, जोग्राफिकल नेम है, ठीक है ना। पंजाब मतलब दो नदियों के बीच के इलाके को तुम क्या कहते हैं, दो आप कह देते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर ये गंगा बह रही है और ये यमुना बह रही है, ठीक है, तो दिस प्लेस इज कॉल्ड व्हाट, दो आब। ओके, दैट इज दो आब। और यहाँ पर पांच नदियां बह रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर नदी बहाई एक, इंडस रिवर, ये रही इंडस का फ्लो। एंड वी हैव सम मोर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। और ये पांच जो प्लेस दिख रही है आपको, इसे क्या कहा जाएगा, पंजाब। यानी कि पांच नदियों के बीच का जो इलाका है वो क्या है, पंजाब है। So this region is very fertile. Even the Ganga Valley region is also very fertile, which is responsible for the development of the second urbanization, while Indus region is supposed to be known for what, the first urbanization of India, that is Indus Valley civilization. So in this way, these maps are very important. और हिस्ट्री की अगर समझ को और भी गहरा करना है, तो हमें ज्योग्राफी की भी समझ होनी चाहिए। खास तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी साइट किस नदी के किनारे है, क्योंकि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही डेवलप हुई हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अभी गंगा के बारे में कह रहे हैं कि गंगा तो एक बहुत ही फर्टाइल रिवर है। मैं आपको यहाँ से अलग से बना कर दिखा देता हूँ। एंड गंगा जमुना दोआब सपोज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरियस इन्वेडर्स, ठीक है। सभ्यता निर्माण में, एम्पायर बिल्डिंग में दिस रीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड दिस वी हैव गंगा रिवर, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से बहती हुई कहाँ पहुँच जाती है, डेल्टा बनाकर कहाँ पहुँच जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड व्हाट, गंगा वैली रीजन। एंड दिस सपोज टू बी वेरी फर्टाइल, ठीक है। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad. यहीं पर मगध साम्राज्य, जो अभी 16 महाजनपद के बारे में मैंने जिक्र किया था, वो डेवलप हुआ यहाँ पर। और इट इज़ नोन फॉर वट अ वेरी पावरफुल किंगडम, और बहुत ही लार्ज किंगडम बन गया था। उन्हीं महाजनपदों में से एक था क्या, मगध, ठीक है। मगध के ही अवशेषों पर मौर्य साम्राज्य का निर्माण होता है, जो कि आने वाले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। Kingdoms were set up in other part of country as well. Throughout, people traveled from one part to another part of the subcontinent. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, seas, made journeys dangerous at the time, but never impossible. ठीक है ना। ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म का। तो ह्यूमन माइंड कभी भी किसी भी रुकावट को देखकर रुकता नहीं था, ठीक है। अ सेंस ऑफ क्वेरी, अ सेंस ऑफ इंक्वायरी ऑलवेज पुशेस ह्यूमन टू देयर लिमिट। वो आने वाले पहाड़ों से कभी रुके ही नहीं, और आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और इस प्रकार से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया और साम्राज्यों का निर्माण भी किया होगा। तो यही इतिहास से हमको सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से मानव सभ्यता का निर्माण हुआ और किस प्रकार से साम्राज्यों का निर्माण हुआ है। ओके, सो ये बुक जो है काफी हद तक इस प्रकार से एक एक शब्द इसका काफी इंपॉर्टेंट है और उस पर लाइट थ्रो करती है। ओके, सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। कुछ लोगों ने इसलिए भी यात्रा करी होगी कि वो बहुत ही एडवेंचरस होंगे, ठीक है, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेसेस। जैसे कि आपने नाम सुना होगा वास्को डिगामा का, कोलंबस का। वो नई नई जगहों पर जाना चाहते थे और काफ़ी कुछ चीज़ें खोजना भी चाहते थे। और इन सब चीज़ों की वजह से ये ऐसा आदान प्रदान होना, एक जगह एक इंसान का एक जगह से जाकर दूसरी जगह में जाके बसना और आइडियाज़ जो एक्सचेंज करते हैं, उस उन वजहों से भी क्या है, काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला देता हूँ कि जैसे कि जो यूरोप में जो रेनेसां हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि कैसे टर्की से जब वहाँ के लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया, ठीक है, व्हेन टर्किश occupied Constantinople, most of the learned men fled away and reaches to the Italy
और इटली जाकर पहुंच गए, और वहां पर तब शुरुआत होती है किसकी, पुनर्जागरण की। तो पुनर्जागरण के दौरान हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेंस ऑफ क्वेरी थी ये डेवलप होनी शुरू हुई थी किसकी, ह्यूमन के अंदर, और एक मॉडर्न यूरोप उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज, आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं? लुक एट द मैप वन वंस मोर, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into subcontinent and settled there. लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? ठीक है ना, लोग ट्रैवल इसलिए करते हैं कि ताकि नई नई जगहों पर जाकर बस लिया जाए। ठीक है ना, बस यही वजह होगी इनके ट्रैवल करने की। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ लिखा है इस चैप्टर का, these movement of people enriched our culture, tradition. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food for over next several hundred of years. Okay. तो लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, और एक नई प्रकार की संस्कृति को जन्म देते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ द कल्चर। तो भारत इस प्रकार से एक डाइवर्स कंट्री बनने की कगार में पहले से ही था, क्योंकि कई लोग आकर इंडिया में आकर बसे, कई लोग इंडिया में आकर बसने के बाद इंडिया से वापस ही नहीं गए, और इंडिया को ही अपना घर मान लिया, जैसे कि मुगल्स हो गए, जैसे कि कुशान्स हो गए। ठीक है, दे आर स्ट्रक्ट विद द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, और उन्होंने भारत को ही क्या मान लिया है? अपना घर मान लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक, दैट इज द नेम ऑफ द लैंड। इस धरती का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? टू ऑफ द वर्ड्स वी हैव ऑफन यूज्ड फॉर अ कंट्री, दैट इज इंडिया एंड भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीक वर द फर्स्ट पीपल टू रोट द हिस्ट्री। ठीक है, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, इंडस नदी से नाम पड़ा है, उसको सिंधु कहा जाता था संस्कृत भाषा में। अच्छा, ये अलग से लिखना है, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। देख लेना भाई आप लोग कि ईरान और ग्रीस कहाँ पर है। सो ग्रीक्स एंड ईरानियंस वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड जिन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर करी, काफ़ी चीज़ें खोजी, और काफ़ी जगह जाके ट्रैवल किया। और इंडिया का नाम भी एक तरह से देखा जाए उनके बोलने की वजह से ही आया। इनकी वर्णमाला में स शब्द था ही नहीं। ठीक है ना, बात के उसमें तो स बोलने के प्रयास में इनके मुंह से निकला ह, तो दैट सिंधु बिकम व्हाट, हिंदू, एंड द लैंड वेयर द इंडस रिवर फ्लोज इज बिकम व्हाट, हिंदुस्तान इन द वर्ल्ड ऑफ बाबर। तो बाबर पहला व्यक्ति था जिसने हिंदुस्तान नाम दिया। स्थान का मतलब क्या होता है, ये लीजिए एक जो लिखता हूँ आपके सामने, किसी भी नाम के आगे अगर आपको STAN मिल जाए लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है क्या, लैंड, दैट इज भूमि। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, बलूचिस्तान। तो लास्ट में क्या आ गया, स्थान। तो किसकी भूमि है ये बलूचों की भूमि है। इसी तरीके से क्या, तुर्कमेनिस्तान। तो ये स्थान किसकी भूमि है, तुर्कियों की भूमि है। इसी तरीके से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो उज्बेकों की भूमि हो गई। ठीक है ना। तो स्थान इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स व्हाट, लैंड। ओके। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3,500 years ago, according to this book. Later, it was used for country India. कहानी मिलती है हमको महाभारत की, जिसमें एक हीरो हैं जिनका नाम है दुष्यंत, और उनकी एक प्रेमिका है जिनका नाम है शकुंतला, और उनके पुत्र हैं भरत, और उन्हीं भरत के नाम पे पड़ा है हमारे भारत का नाम, देश भारत। ठीक है ना। अच्छा, अब इस बुक में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि बीते हुए अतीत को जाना जा सकता है। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। देखिए, बीते हुए इतिहास को जानने का एक जरिया है क्या, कि हमारे पास सोर्स होना चाहिए। ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड व्हाट, मैन्युस्क्रिप्ट। तो प्राचीन काल में पेपर तो होते नहीं थे। ठीक है, तो हाथ से लिखी गई जो सामग्री थी
वो जिस चीज पे लिखी जाती थी उसको कहते थे क्या, मैन्युस्क्रिप्ट, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मनु, ठीक है ना, इसलिए नाम क्या आ गया उसका, मैन्युस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखना, ऐसे स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, वैसे लिपि होता है। तो हाथ से लिखी हुई लिपि जो किस में लिखी गई है, पाम लीफ में, ताड़ के पत्ते में, जो मुख्य रूप से ये पत्ते कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में, और इनको क्या कहा जाता है, बर्च, क्या कहा जाता है, बर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together so to make books. To see a birch mark, पेज नंबर 37 की बात कर रहा है, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो एक नमूने के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, ये देखिए एक मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है जो पढ़ने में मेरे को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इतिहासकारों को या आर्कियोलॉजिस्ट को इसको पढ़ने में काफ़ी रुचि होगी और उन्होंने पढ़ के इसका मतलब भी निकाल लिया होगा, तभी हमारे सामने है, और हम उन्हीं की बदौलत भारत के इतिहास को इतनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। सो ऑल थैंक्स टू दीज आर्कियोलॉजिस्ट एंड दीज हिस्टोरियंस। ओके, दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ठीक है। ओवर द इयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट। इतने सालों में इन सभी ताड़ के पत्तों को क्या कह सकते हैं कि जो पाम लीव्स हैं, इनको या तो कीट पतंगे खा गए या किसी प्रकार से ये नष्ट हो गए, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ काफ़ी प्रिजर्व भी हैं और आज तक बचे हुए हैं। तो थैंक्स टू द किंग्स जिन्होंने रुचि दिखाई इसमें और उसको संजो के रखा, और इसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इतिहास को संजो के रख सकते हैं और इसको कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। ओके, इसके नाम में आगे लिखा हुआ है, देखिए, दीज बुक्स डील विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो जो भी किताबें हैं जो जिसको हम पांडुलिपियाँ कर रहे हैं, इसमें रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के भी बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। Beside they were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. इनमें से अधिकतर तो भाषा का किस भाषा का इस्तेमाल करा गया, संस्कृत का। बड़े मजे की बात है कि संस्कृत इतनी प्राचीन भाषा होने के बावजूद भी आम बोलचाल की भाषा कभी हो ही नहीं पाई। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि संस्कृत भाषा जो थी वो शासक वर्ग की भाषा थी, और दरबार में रहने वाले जो मंत्रिमंडल के लोग थे और उनके जो पुरोहित थे, सिर्फ वही लोग बोला करते थे संस्कृत। सो संस्कृत, इसका मतलब क्या आम लोग नहीं बोला करते थे? तो इसका जवाब है नहीं। द नेवर स्पीक संस्कृत। ऑर्डिनरी लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृत इतनी प्राचीन भाषा होने के बावजूद भी कभी भी आम लोगों की भाषा नहीं हो पाई, और इसमें हम किसको दोष देंगे, संभवतः उस समय के राजाओं को और पुरोहित वर्ग को, जिसने इस शानदार भाषा को सिर्फ अपने तक सीमित रखा और लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ होगा कि संस्कृत में लिखे गए जितने भी हमारे जो भी ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथों में रही और आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाया ये। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग उस ज्ञान से महरूम रहे, सॉरी, काफी लंबे समय तक। वो तो जब ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा किया और ट्रांसलेट किया गया उस बुक को संस्कृत से इंग्लिश में, फिर इंग्लिश से हिंदी में, तब जाकर वो जाकर कॉमन पीपल तक पहुंच पाई है। बहुत देर हो चुकी थी तब तक, देखा जाए तो, है ना। सो वी कैन ऑल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शन। ओके, इस बुक में इंस्क्रिप्शन के बारे में भी लिखा हुआ है, देखिए बहुत अच्छी बात है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेख कहते हैं इसको। दीज आर रिटन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो अपेक्षाकृत काफी कठोर सरफेस पे लिखे जाते हैं, खास तौर पे स्टोन या मेटल में। तो यहाँ पर अशोक का जिक्र करना चाहिए। तो अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में ऐसे कई सारे अभिलेख लिखाए, स्थापित करवाए थे, जो किसके बने हुए थे, स्टोन के, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो है मेजर रॉक एडिक्ट, और एक है क्या आपका, माइनर रॉक एडिक्ट, यानी कि लघु शिलालेख और वृहद शिलालेख। इसी प्रकार से जो स्तंभ लेख मिले हैं अशोक के, वो भी पत्थर के ही होते थे, लोहे के नहीं होते थे, और इसको कहा जाता था क्या, मोनोलिथ, ठीक है। क्या कहा जाता था उसको, मोनोलिथ, सॉरी, उसको कहा जाता था मोनोलिथ। मोनोलिथ को हिंदी में कहते हैं एकाश्मक। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, एकाश्मक, यानी कि एक ही पत्थर का होता था, इसमें जोड़ नहीं होता था। बड़े मजे की बात ये थी। तो अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में, खासतौर पे जो उसकी जो बाउंड्री थी, वहां पर इन अभिलेखों को स्थापित करवाया और उन बातों को लिखवाया है जो कि अशोक चाहता था कि जनता उनके लिए वैसा करे, और एक प्रकार के रॉयल ऑर्डर्स ही थे जिसको जनता को फॉलो करना था।
मजे की बात यह है कि जिस प्रकार से आज के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो अपनी मन की बात करते हैं रेडियो के जरिए, तो अशोक ने स्तंभ लेख या शिलालेख के जरिए लोगों से अपने मन की बात कही है। इन दिस वे अशोक इज सपोज टू बी द फर्स्ट रूलर इन द वर्ल्ड जिसने जनता को संबोधित किया है अभिलेखों के द्वारा। लेट मी रिपीट, अशोक वॉज द फर्स्ट किंग जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के द्वारा क्या किया है, एड्रेस किया है, संबोधित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अशोक के अभिलेख 1837 में डेसिफर किए गए जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और तब जाके अशोक की महानता के बारे में पता चलता है और कैसे अशोक एक साधारण मौर्य शासक से एक महान मौर्य शासक बन गए हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को डेसिफर यानी कि पढ़ लिया था, और तब जाके खोज शुरू हुई और अशोक के लगभग बहुत सारे अभिलेख मिले जो पूरे भारत में, उसके पूरे साम्राज्य में क्या हुए थे, फैले हुए थे। अब ये बुक कहती है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस? यस, सर्टेनली देयर इज एडवांटेज। पेपर तो फट सकता है, ठीक है, ताड़ के पत्तों में इंसेक्ट लग सकता है, लेकिन पत्थर तो पत्थर ही है। पत्थर की लकीर समझिए इसको, जो लिख दिया तो लिख दिया, बिल्कुल जब तक इसको खुरेद खुरेद के मिटाया नहीं जाएगा तब तक नहीं मिटने वाला है। इट मीन्स ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है लंबे समय तक। अशोक, चाहे वो रुद्रदमन हो, चाहे वो हमारा हाथी गुम्फा का अभिलेख हो, ये सारे अभिलेख इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सदियों तक बने रहे, और आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। और बहुत अच्छी बात है कि अभी भी सुरक्षित है और हमारे गौरवान्वित, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में अपने आप घोषणा करते रहते हैं, है ना। अच्छा, देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए, अभी हमने जिक्र भी किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन लोग, यानी कि पुरातात्विकविद, जो बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, खूब खोज करते हैं, बहुत ही केयरफुली, बिल्कुल जब ये खोजने जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि खुदाई के दौरान कोई चीज़ टूट टाट ना जाए, और बहुत ही केयरफुली ब्रश से हल्के हल्के उसको मिटाते हैं, उसकी ऊपर से परत, और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। खुदाई करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, दोनों, ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सकवेशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। और ये वही आर्कियोलॉजिस्ट रहे होंगे जैसे कि दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में किसकी खोज की थी, हड़प्पा की, ठीक है। और खोजने के, खुदाई के दौरान को कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि टूल्स मिल जाते हैं पत्थर के बने हुए, हथियार मिल जाते हैं, पॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है, कई सारे बर्तन वर्तन मिल जाते हैं, और इन्हीं के सहारे ये क्या करते हैं, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। तो थैंक यू वेरी मच आर्कियोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से हम प्राचीन भारत के इतिहास को इतनी गहराई से समझ पा रहे हैं, ठीक है। सारा थैंक इनको हमको देना चाहिए। ये देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिस्ट देखिए क्या क्या देखते हैं, मरे हुए जो जानवर हैं उनके जो रिमेन्स हैं, उसके जरिए भी काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चैट फॉर्म। अगर कोई बीज जल भी गया तो अपनी जली हुई अवस्था में वो बना रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Yes, yes, I think so. Do you think the cloth is found frequently by archaeologists? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई में ऐसे कई स्थान मिले हैं जहां पर सूती वस्त्र के वो मिले हैं क्या, प्रमाण। और इतिहासकारों ने ये पता लगा लिया कि हाँ, ये पक्का किसकी छाप होगी, क्लोथ की। किसकी? कॉटन क्लोथ की। और इंडस पीपल वर द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड टू ग्रो कॉटन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पहले लोग थे पूरी दुनिया में जिन्होंने कॉटन उगाया था, और उसको वो लोग क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इंडस वैली के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि सिंडन क्या चीज़ थी। Historians, that is scholars who study past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. तो इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत मेहनत करी है अपने इतिहास को कंस्ट्रक्ट करने में, और वाकई में इनकी सराहना भी की जानी चाहिए। लास्ट में ये जो चैप्टर कहता है वन पास्ट और मैनी,
डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक? टाइटल का बुक का टाइटल क्या है? आर पास्ट्स, नॉट आर पास्ट, आर पास्ट्स प्लूरल वे में बताया गया. So we have used the word pasts in plural to draw attention to the fact the past was different for different group of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of the kings and the queens. जाहिर सी बात है. अगर हम बात करें 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी. तो उस समय के फार्मर्स हर्डर्स के बारे में कोई जानता भी है? शायद नहीं. मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इतिहास तो राजाओं का लिखा जाता है, ठीक है, रानियों को लिखा जाता है, प्रशासनिक प्रशासनिक ऑफिसर्स का लिखा जाता होगा, ठीक है, बट नॉट फॉर द कॉमन पीपल. बट स्टिल दे हैव अ पास्ट. यस, उनका भी अपना पास्ट होता है. तो इतिहासकारों के कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल, जो सामाजिक जो ढांचा है, इसको भी जाना जाए और इसका भी एक अपना इतिहास लिखा जाए कि वो लोग बोलते क्या थे, वो लोग खाते क्या थे, पहनते क्या थे, त्योहार कैसे मनाते थे, ठीक है, किस प्रकार से उनका मोड ऑफ एम्यूजमेंट था. सो मैनी थिंग्स आर देयर. ठीक है ना. तो इस प्रकार से समाज को आधार मानकर जब इतिहास लिखा जाता है, तो ऐसे इतिहास को हम क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, जो कि जिसको हम लेफ्टिस्ट इतिहासकार कहते हैं, वो ऐसे ही हैं. जैसे कि सतीश चंद्र हो गए, बिपिन चंद्र हो गए, या आर्य शर्मा हो गए. इनको हम इस प्रकार के इतिहासकारों की कोटि में रखते हैं. और इनकी जो बुक्स हुआ करती हैं, आज उनको हम ओल्ड एनसीईआरटीज के नाम से जानते हैं. दे आर सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, ओके. For example, today most people living in Andaman Nicobar gets their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है? बिल्कुल अलग है. Differences such as these existed in the past as well. और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बीते हुए कल में भी ऐसा ही हुआ होगा. Okay. So this we have the all about the chapter number 1 of class 6 NCERT. काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी गई है इसमें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बीसी क्या है, बिफोर कॉमन एरा क्या है, और कैसे जीसस क्राइस्ट को केंद्र में रखकर एक तरफ इतिहास दाईं तरफ लिखा गया है और एक इतिहास बाईं तरफ लिखा गया है. बाएं से मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, उसको बीसी कहा गया है. और राइट साइड में जो इतिहास बढ़ता है, उसे हम कहते हैं कॉमन एरा, दैट इज एनो डोमिनी. ठीक है, शायद अगली स्लाइड में इसको समझाया गया है. सो आज का सेशन खत्म करने से पहले इस चीज को जान लेते हैं कि क्या चीज है. लेटर्स विद द डेट्स. ओके, वी हैव सीन, आपने देखा होगा, जैसे कि अगर मैं अशोक का टाइम लिखूं यहाँ पर, तो अशोक के टाइम के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए 269 से लेकर 233 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट. और अगर मैं अकबर का टाइम लिखूं, ये तो हो गया आपका अशोक का. अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपके सामने अकबर का टाइम पीरियड, जो है 1556 से लेकर 1605 एडी तक का. ठीक है, आप देख सकते हैं कि अशोक के टाइम पीरियड में और अकबर के टाइम पीरियड में कितने सालों का फर्क है. 1500 साल तो ये हो गए, फिर उसमें से 200 साल और जोड़ दीजिए, लगभग 1750 साल के आसपास का अंतर है अशोक और अकबर के बीच में टाइम पीरियड का. ठीक है, तो वो है आपका बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट की घटना है, और अकबर यानी कि एडी. आज हम देखते हैं कि हम 2021 एडी में चल रहे हैं. ओके, समटाइम्स सी इज इंस्टेड. अच्छा, हम एक मान लेते हैं, चलिए एक पॉइंट मान लेते हैं बीच में, जहां पर इसको रख लेते हैं 0, और इसके बाद की जो घटनाएं हैं ये हो जाएंगी एडी, और जो ये है वो क्या हो जाएगा? बीसी. अर्थात वे घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की हैं उनको रखा गया है ईसा पूर्व में, और वे घटनाएं जो ईसा मसीह के बाद की हैं वो है एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का. ठीक है ना. तो 0 जो है, यानी कि अगर मैं 99 बीसी करूं, तो अगला वर्ष क्या आने वाला होगा? 98 बीसी. तो इस तरीके से जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी है, ये 99 से लेकर 0 तक आएगी, और उसके बाद 0 से लेकर 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी? 100. और आज तक हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? 2021 तक. सो इन दिस वे द विश्व के इतिहासकारों ने इस चीज को बीच में रखा है कॉमन. ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है.
समटाइम्स सी इज यूज्ड एज इंस्टेड ऑफ एडी। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और उसी को हम एडी मान सकते हैं। और बीसी को क्या मान सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, वो भी बात एक ही है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस इंडेक्स को आप पढ़ सकते हैं, और काफ़ी हद तक ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे चैप्टर को देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे और तीसरे चैप्टर दोनों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और इस सेशन को पूरा देखिए, और निश्चित ही आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी। और प्लीज़ इसको, लेक्चर को सुनने के बाद इन सब चीज़ों को इस बुक से पढ़िएगा भी, ओके। दैट विल सर्टनली गोइंग टू हेल्प यू, ओके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय।